हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुल आय की, टोटल रेवेन्यू की। इसके हम जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसके बेस पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय जो है वो आपकी बेची गई इकाइयों पर निर्भर करती है। मीन्स की सेल्स वैल्यू पर, जो नंबर ऑफ सेल्स आपकी होगी, क्वांटिटी होगी, उस पर यह डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं और टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय को हम लोग टीआर से दिखाते हैं। जो हमारी टीआर है वो आपका क्वांटिटी का फंक्शन होती है, सेल क्वांटिटी का फंक्शन होती है। इट मीन्स कि यू कैन से टीआर इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स क्वांटिटी, जिसे आप इजिली टीआर इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में क्यू से शो कर सकते हैं। अब ये क्वांटिटी आपकी अगर नहीं होगी, यानी कि आपने कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं की होगी, तो इट मीन्स कि टीआर 0 होगी। सीधी सी बात है। तो टीआर का कर्व जो है वो आपका ओरिजिन से पास आउट होता है, सबसे पहली चीज। और ये टीआर अगर आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये जो आपकी टीआर बनेगी वो आपकी अगर कांस्टेंट है, इट मीन्स कि उसके हर आपके क्वांटिटी पर सेम प्राइस अगर आप उसको बेच रहे हैं, जैसा कि आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है, तो ये आपका एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर प्राइस अलग अलग है, आपका प्राइस जो है वो अलग अलग हो रहा है हर क्वांटिटी के लिए, तो आपका जो टीआर बनेगा वो आपका कर्वेटिक बनेगा। ये कर्वेटिक जो बनता है वो आपका डिक्रीजिंग रेट का बनता है। इट मीन्स कि एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में ये कॉनकेव होता है। अब बात ये आती है कि हमारा जो टीआर है, एआर है, एमआर है, इनके हमारे फंक्शंस कैसे होंगे। टीआर, एआर, एमआर ये सब क्वांटिटी के ही, जो सेल क्वांटिटी है उस पर ही डिपेंड करते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो एआर और एमआर इक्वल होगा, जिसे हम प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि एआर हमारा प्राइस को शो करता है। ये तीनों आपस में बराबर होंगे और एक्स एक्सेस के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर मार्केट आपकी परफेक्ट कंपटीशन आपकी मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो एआर एमआर डिक्लाइन करता हुआ होगा। एआर एमआर जब डिक्लाइन करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एआर का कर्व जो है वो ऊपर होता है और एमआर का कर्व नीचे पाया जाता है। अब एआर ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग का है, एमआर भी ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, लेकिन एमआर के डिक्लाइन करने की रेट जो होती है वो एआर से डबल होती है। ये मैथमेटिकल प्रूफ भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट में हम लोग मैथमेटिकल तरीके से आपको मैं जूम पर दिखाऊंगी कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। इसलिए जब भी हम एआर और एमआर को कर्व खींचते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप पहले एआर कहीं पे भी बना लीजिए, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का बना लीजिए। फिर एआर और वाई एक्सेस के बीच में आप एक परपेंडिकुलर खींचिए और उसके जस्ट हाफ को काटते हुए एमआर की लाइन बनाएंगे। तभी आपका एमआर बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि वो डबल रेट से डिक्लाइन करता है। और जब एमआर गिर करके एक्स एक्सेस को कट करता है, जिस पॉइंट पे भी कट करता है, उस पॉइंट से एआर पर अगर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो एआर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमआर जिस पॉइंट पे 0 हो जाता है, उस पॉइंट पर आपकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो आपकी यूनिट हो जाती है। इसे भी हम प्रूफ करके देख सकते हैं, लेकिन वो एआर कर्व को अभी इस समय दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप इसको इजीली देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जितनी बातें मैंने बताई वो आपको दिखाई पड़ जाएंगी। अब हमको जैसे कोई भी टीचर के पढ़ाने जाता है तो एआर का फंक्शन लिखने लगता है और भूल जाता है कि हम एआर का फंक्शन को कैसे कितना याद कर लें। याद नहीं करना है। कोई भी उपभोक्ता, कंज्यूमर का जो डिमांड फंक्शन होता है वो आपका P बराबर A माइनस BX फॉर्मेट का होता है, ठीक है। और TR जो है वो आपका P इंटू X, यानी कि आपने टोटल जितनी क्वांटिटी सेल करी और पर प्राइस आपका जो है उससे मल्टीप्लाई करके निकलता है। अब आपको पता है कि प्राइस फंक्शन यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर है उसका AR फंक्शन, जिसे कि हम प्राइस फंक्शन भी कहते हैं, AR फंक्शन जो है वही आपके कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन होता है। यानी कहना ये चाहिए कि डिमांड फंक्शन जो कंज्यूमर का होता है वही प्रोड्यूसर का AR फंक्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर
हर एक अलग प्राइस पर अपनी डिमांड को बताता है, जो नेचुरल सी बात है कि हाई प्राइस पर वो लो डिमांड को शो करेगा। इसी तरीके से प्रोड्यूसर को जब फंक्शन मिलता है वो हाई प्राइस पर उसकी लो क्वांटिटी सेल होती है। तो ये दोनों फंक्शंस जो होते हैं वो एक बराबर होते हैं। यहाँ पर जब आपका डिमांड फंक्शन आपको पता चल गया, यानी कि आपको पी फंक्शन पता चल गया, प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में आपको प्राइस यानी कि पी, इट मीन्स कि ए आर, पी ही ए आर होता है। जब आपको ये पता चल गया कि ए आर फंक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स है या पी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स है, तो आप इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टी आर फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि हमेशा जब आप टी आर फंक्शन बनाएंगे तो वो आपका ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये कर्वेटिक है तो ये आपका ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ही पाया जाएगा। और अगर ये आपका कांस्टेंट है तो टी आर आपका अगर कांस्टेंट है तो वो p इंटू एक्स, जो p कांस्टेंट है, आपको बस उस फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब वो एक सेम प्राइस से बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ए आर आपका कांस्टेंट है। इट मीन्स कि पी आपका कांस्टेंट, जैसे 100 रुपये 200 रुपये, तो टी आर आपका हो जाएगा 100 इंटू एक्स। तो ये आपको इजीली आपको याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं कि हमारे को किस तरह से टी आर का फंक्शन मिलेगा। हमको पढ़ाना है तो हम कैसे उसको याद रखें, याद आपको रखना ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि टी आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। पी का फॉर्मेट आपका डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन को बाहर रखिए, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए एंड दैट ऑल। जब भी आप डिमांड फंक्शन रखते हैं तो आपको मालूम है डिमांड की लाइन ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है, यानी कि उसका इंटरसेप्ट बहुत हाई होता है। तो आपका p फंक्शन अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो p इज इक्वल टू आप 100, 200, 300 माइनस 5x, 2x, 3x सो ऑन, यानी कि a इज ग्रेटर देन p, यानी कि इंटरसेप्ट आपका ज़्यादा होता है स्लोप के तुलना में। तब आपको यहाँ पर इजिली पता चल जाता है कि टी आर भी जब आप लिखेंगे तो उसमें भी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो a की वैल्यू p से अधिक होगी। अब आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी अगर आप देना चाहते हैं तो टी आर इज इक्वल टू 100x माइनस 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर या 4x स्क्वायर, यू कैन से राइट दैट, आप इजिली लिख सकते हैं। तो ये आपका टी आर फंक्शन हो गया, ए आर फंक्शन हो गया और एम आर फंक्शन हो गया। टी आर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एम आर फंक्शन मिल जाएगा एज अ मैथमेटिकल फॉर्म में। टी आर को अगर आप x से डिवाइड कर देंगे तो आपको ए आर फंक्शन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स या p माने कि ए आर इंटू एक्स। तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि ए आर इंटू एक्स है, एक्स को हमारे मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टी आर अपॉन एक्स जो आप डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू ए आर। तो ये आपका ए आर फंक्शन मैथमेटिकली आप इसको निकाल सकते हैं, जो आपका डिमांड फंक्शन ही होता है। एम आर फंक्शन आपके डिफ्रेंशिएशन से निकलते हैं। जब आप टी आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजली जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वो एम आर का फंक्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि टी आर को अगर हम p इंटू एक्स में लिखें और p भी हमारा वेरिएट कर रहा हो और x भी हमारा वेरिएट कर रहा हो और हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो टी आर का डिफ्रेंशिएशन एम आर को दिखाएगा और p इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो दोनों वेरिएबल होने के कारण आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का लगेगा, जिसमें आप फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड को रखेंगे और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो वैल्यूज निकल कर आएंगी, जो फंक्शंस जो आपको निकल कर आएंगे, उसमें एक जगह आप देखेंगे कि अगर आप प्राइस को कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में जो कुछ बचेगा उसका एक पार्ट, दो पार्ट मिलेंगे, उसका एक पार्ट जो है वो आपका इलास्टिसिटी का रिवर्स होगा। तो आप अगर उसमें इलास्टिसिटी को पुट कर देंगे तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा एम आर बराबर ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई, यानी कि इलास्टिसिटी। तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि एम आर, ए आर और इलास्टिसिटी कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर इसे हम इलास्टिसिटी का फॉर्मेट देखें तो इलास्टिसिटी के फॉर्मेट में आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। अब अगर हम एम आर की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दें, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, एम आर की वैल्यू 0 कर दें तो ए आर अपॉन ए आर कैंसिल होकर 1, यानी कि एम आर जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर इलास्टिसिटी यूनिट के बराबर होगी। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ों को प्रूफ करना है, और जैसे जैसे मैथमेटिकल चीज़ों को आप प्रूफ करते चले जाएंगे आपको वो फंक्शंस खुद ब खुद लर्न होते, अंडरस्टैंड होते चले जाएंगे और आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मैथमेटिकल, चूँकि मैं ऐसा मानती हूँ कि मैथमेटिकल जो है जितना आप ओरल करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
तो आपको आज एक और अच्छी जानकारी मिली है। इसका मैथमेटिकल वर्जन जो है मैं आपको ज़रूर जूम पर करके दिखा दूँगी। और इसके साथ आप ना शेयर करना भूलें, ना लाइक करना भूलें, ना कमेंट करना भूलें। आप सब्सक्राइब तो और ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।